Welcome students. Welcome to the lecture number 17 of chapter Computer Networks. The first topic that we are going to cover today is basically the URL resource location. As I already told you that URL stands for Uniform Resource Location. Okay. So the file or resource location substring contains a path to one specific network resource ऑन द होस्ट सर्वर. ठीक है जी. सो बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई भी होस्ट सर्वर मशीन है, उस सर्वर मशीन पे आप जो भी फाइल देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फाइल का पूरा पाथ जो है दैट इज कॉल्ड एज द यूआरएल रिसोर्स लोकेशन. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे रिसोर्सेज आर नॉर्मली लोकेटेड इन अ होस्ट डायरेक्टरी और द फोल्डर. फॉर एग्जांपल www.school.com/syllabus/pre-primary/nursery.htm is the location of this web page including two subdirectories and the file name. तो देखिए अब सबसे पहले ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, जो कि आपकी है, ये यहाँ पे जो लिख रखा हमने दैट इज www. ठीक है, ये जो www.school.com/syllabus/pre-primary, तो देखो यहां पे पता लग रहा है ये www.school.com ये क्या है, हमारा ये डोमेन नेम है. ठीक है, यानी कि जो हमने डोमेन नेम ले रखा है ये वो है. उसके बाद ये पता लग रहा है कि जो ये हमारा सर्वर है जो कि school.com जहां पे भी हमारा डोमेन है, ये जो सर्वर है हमारा, इसके अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ जिसका नाम है सिलेबस. ठीक है, इस सिलेबस के अंदर एक और सब फोल्डर पड़ा हुआ जिसका नाम है प्री प्राइमरी, और प्री प्राइमरी के अंदर एक फाइल पड़ी है जिसका नाम क्या है, nursery.htm. ठीक है जी. तो हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, nursery.htm वाली फाइल को ओपन करके देख रहे होंगे. ठीक है, तो जब इस तरह से अगर आपके सामने आप कोई वेब पेज खोल रहे हैं, सपोज मान लीजिए स्कूल की कोई वेबसाइट है, वहां पे जाके आप नर्सरी वाला एडमिशन का प्रोसीजर देख रहे हैं और ऊपर अगर आपको एड्रेस बार में ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका पूरा मतलब ये है कि दिस इज द सर्वर नेम दैट इज www.school.com, होस्ट या सर्वर जो भी है, और ये उस सर्वर के अंडर जो फोल्डर है दैट इज नेम्ड एज सिलेबस, दूसरा फोल्डर है दैट इज नेम्ड एज प्री प्राइमरी, और उसके अंदर जो बेसिकली फाइल है जो हम व्यू कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज nursery.html. So when the location element is omitted such as http://www.school.com, the URL conventionally points to the root directory of the host and often a home page. तो जब हम सिंपली ये लिखते हैं ना कि भाई www.school.com लिख के एंटर मारते हैं, तो आपने वहां पे लिखा होता है www.school.com, बट जैसे ही यू प्रेस एंटर ना, तो क्या होता है, दिस लाइन दैट इज http://www.school.com ये अपीयर हो जाता है. तो बेसिकली ये सबसे पहले क्या शो करता है, इट विल शो यू द होम पेज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली द वेब सर्वर. अब वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट वेब सर्वर इज बेसिकली द सर्वर, ठीक है, जहां सर्वर मशीन है जहां पे आपकी वेबसाइट पड़ी होती है. ठीक. सो वो सर्वर मशीन ही आपकी वेबसाइट को होस्ट करवाता है सारा. ठीक है. सो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर और अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट. जैसे मैंने अभी बोला आपको कि आपकी जो वेबसाइट है वो किसी सर्वर कंप्यूटर में स्टोर होती है, और वो सर्वर कंप्यूटर आपकी वेबसाइट को इंटरनेट में लोगों को प्रोवाइड करवाता है. ठीक है. It works on client server model and it delivers the requested web page to the web browser. तो वेब सर्वर होगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट जो है एक वेब सर्वर के अंदर पड़ी हुई है. अब क्या होगा, जब भी कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करना चाहेगा तो वो लिखेगा, सपोज मान लो आपकी वेबसाइट है homefitness.com, तो वो लिखेगा www.homefitness.com, तो उसकी रिक्वेस्ट आपके वेब सर्वर के पास आएगी, और वेब सर्वर देखेगा कि हाँ भाई ये हम इस वाली वेबसाइट को ओपन करने के लिए किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो होम पेज है वो होम पेज क्लाइंट मशीन की तरफ सेंड कर देगा. अब क्लाइंट मशीन के पास जब वो फाइल जाएगी, यानी कि वो कोड जाएगा, तो उसके पास उसका वेब ब्राउजर है ही. ठीक है, जो उसके कोड को ट्रांसलेट करके एक विजुअल फॉर्म में आपको स्क्रीन पर दिखा देगा. ठीक है जी.
So web server use special programs such as Apache or IIS to deliver web pages over the HTTP protocol. तो जो वेब सर्वर्स होते हैं वो बेसिकली कुछ ना स्पेशल प्रोग्राम्स यूज करते हैं हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक सर्वर मशीन ले आया, अब मैं चाहता हूं अपनी सर्वर मशीन को मैं एज अ वेब सर्वर बना दूं, ठीक है। तो ठीक है भाई, मैंने अपनी सर्वर मशीन पे, सर्वर कंप्यूटर पे इंटरनेट का कनेक्शन तो लगा दिया, लेकिन मैं अपनी इस मशीन को वेब सर्वर कैसे बनाऊंगा? तो उसको बनाने के लिए मुझे बेसिकली उसके अंदर कोई स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, या तो अपाचे या IIS होता है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि एक बार ये सर्वर सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में, मेरे सर्वर मशीन के अंदर सेट हो गए, तो ये सर्वर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये जैसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है, उसको हैंडल करके वो वाला पेज सेंड कर देना, ये सारा काम कौन हैंडल करते हैं? ये प्रोग्राम्स हैंडल करते हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है, अगर मान लो कल को मैं एक वेब सर्वर बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे एक वेब सर्वर मशीन खरीदनी पड़ेगी, उस सर्वर मशीन में इंटरनेट लगाना पड़ेगा, और प्लस उस सर्वर मशीन के अंदर मुझे सर्वर प्रोग्राम भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे सर्वर प्रोग्राम, जैसे मैंने क्या बोला, अपाचे या IIS, ठीक है जी। ईच सर्वर हैज अ यूनिक IP एड्रेस एंड अ डोमेन नेम, ठीक है जी। तो जितने भी सर्वर होते हैं उनका IP एड्रेस होता ही होता है, ठीक है, और डोमेन नेम भी होगा। अच्छा, आगे देखिए यहां पे क्या है, इन ऑर्डर टू एक्सेस द वेब पेज, जब भी कोई बंदा वेब पेज को एक्सेस करना चाहता है, so user writes the URL on the site on the address bar of the browser. So obviously the client first type the URL of the site which he want to see in the address bar. Suppose if I want to see the website like www.ayushfitness.com. So what I will do, I will first open my web browser and just type www.ayushfitness.com in the address bar. And when I write the complete address, then I simply press enter. So as soon as I press enter, then what will happen? Then my request goes to the browser, web server. Okay. Then my request will be passed to the web server through my web browser. Okay. So देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the machine on which the browser is running, ठीक है। Suppose my computer is running with the Google Chrome web browser. Okay, so what will happen when I write the URL of the website? The machine on which the browser is running sends a request to the IP address of the machine running the web server for that page. ठीक है, तो एक मेरी मशीन है जिसमें वेब ब्राउजर डला हुआ है, एक सर्वर साइड मशीन होगी, ठीक है, जिसमें वेब सर्वर होगा। तो अब होता क्या है, जब भी मैं कोई वेबसाइट का नाम लिख के एंटर मारता हूं, तो मेरा ब्राउजर जो है मेरी रिक्वेस्ट को कहां भेज देता है? उस IP एड्रेस पे भेज देता है जहां पे वेब सर्वर वाली मशीन रन हो रही होगी। और जब वेब सर्वर मशीन मेरी इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, तो वो क्या करता है, वो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में एक पेज वापस हमें भेजता है, ठीक है। वंस द वेब सर्वर रिसीव दैट रिक्वेस्ट, इट सेंड्स द पेज कंटेंट बैक टू द IP एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर आस्किंग फॉर इट, ठीक है। सो द वेब ब्राउजर देन ट्रांसलेट that content into all the text, pictures, links, videos, etc. So ये प्रोसीजर मैं आपको पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं. So I hope it is clear to you. A single web server may support multiple websites or a single website may be hosted on a several linked servers. तो जैसे सपोज मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने एक वेब सर्वर खरीद लिया. वेब सर्वर खरीदने के बाद अब मैंने क्या करा, अपना इंटरनेट का कनेक्शन भी लगा लिया और सर्वर प्रोग्राम्स भी डाल लिए. तो अब मैं उसके बाद कुछ वेब होस्टिंग स्पेस खरीदूंगा और स्पेस खरीदने के बाद मैं वेब होस्टिंग कर सकता हूं. ठीक है, यानी कि मान लीजिए इंटरनेट पे कुछ स्पेस मैंने खरीद ली कि हाँ भाई इतने स्पेस तक का डेटा मैं अपना इंटरनेट पे डाल सकता हूं. ठीक है, उसके बाद मैं चाहूं ये मैंने इतना करने के बाद मैं वेब होस्टिंग कर सकता हूं. तो लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनसे चार्जेस लूंगा और उनकी वेबसाइट उठा के अपने वेब सर्वर में डाल दूंगा. सो वंस उनकी वेबसाइट जब मैं वेब सर्वर में डाल दूंगा तो उसके बाद मेरे वेब सर्वर में जो IIS या अपाचे नाम का सर्वर प्रोग्राम डला वो उसको हैंडल करेगा. ठीक है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जौन सा पेज उसको देना है वो वाला पेज उसको सेंड कर देगा. ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि मेरा वेब सर्वर सिर्फ एक ही वेबसाइट को हैंडल कर रहा हूं. नहीं, अब जैसे मैं वेब होस्टिंग का काम कर रहा हूं तो हो सकता है कई सारे लोग मेरे पास आए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका नाम है GoDaddy.com.
सो वो वेब होस्टिंग करती है। तो अब ऑब्वियसली उसके पास एक ऐसा थोड़ी ना कि वो सिर्फ एक ही कंपनी की वेबसाइट होस्ट कर रही है, नहीं, वो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं उसके पास जिन सब की वेबसाइट वो होस्ट कर रही है। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि एक सिंगल वेब सर्वर जरूरी नहीं कि एक सिंगल वेबसाइट ही होस्ट करेगा, इट कैन होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स ऑल्सो। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग। एज ऑल यू नो दैट वेब होस्टिंग का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग और सेविंग द वेब कंटेंट ऑन द वेब सर्वर टू मेक इट अवेलेबल ऑन द www। ठीक है जी। इन केस अ इंडिविजुअल और अ कंपनी वांट्स टू मेक इट वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इट शुड बी होस्टेड ऑन द वेब सर्वर। ठीक है जी। सिंपल है कि भाई वेब होस्टिंग का मतलब क्या है? इट इज ए प्रोसेस है जिसमें हम किसी बंदे की वेबसाइट को वेब सर्वर में डालते हैं सो दैट वो www यानी इंटरनेट में अवेलेबल हो सके। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। ठीक है। सो अगर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहती है, इंटरनेट पे सबको प्रोवाइड करवाना चाहती है, तो उसको अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाना पड़ेगा ऑन अ वेब सर्वर। ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वेब 2.0। अब ये 2.0 बेसिकली क्या है? देखिए यहाँ पे वेब 2.0 रेफर्स टू द न्यू जनरेशन ऑफ डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। वेब 2.0 वेबसाइट यूजेस अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड एजेक्स। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। सो इट इज अ कंसेप्ट मिक्सचर ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है। तो वेब 2.0 वाली जो वेबसाइट्स हैं वो इनको इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। एजेक्स हेल्प्स अ डायनेमिक वेबसाइट कंटेंट ऑन द वेब सर्वर and download small amount of data based on the interaction with the user। So Ajax जो है वो हमारी वेबसाइट को और बढ़िया तरीके से और डायनेमिक तरीके से रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। ठीक है। इन दिस टेक्नोलॉजी ओनली द पार्ट ऑफ द वेबसाइट विच इज अपडेटेड इज रीलोडेड, द एंटायर वेब पेज डज नॉट रीलोडेड ईच टाइम। दिस हेल्प्स इन मेकिंग द वेबसाइट इंटरेक्टिव। सो इसमें क्या है कि सपोज आपकी कोई बहुत बड़ी सी वेबसाइट बना रखी है एंड उस वेबसाइट में सपोज आपने कोई साइट का एरिया, वहां पे आप स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो आप चाहते हैं कि जैसे कंपनियों के नए नए स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन वहां पे उनका ग्राफ दिखता रहे उस साइट के एरिया में से। अच्छा, एक अपनी वेबसाइट का एक साइट का एरिया आपने चूज कर लिया कि भाई इस एरिया में जो वेदर रिपोर्ट्स है वो दिखती रहे। सो बाकी सब एज इट इज रहे। तो ऑब्वियसली एजेक्स की मदद से क्या होता है, अगर मैं एजेक्स यूज नहीं करूंगा तो जितनी बार भी मेरा काम रिफ्रेश होगा तो मेरी पूरी वेबसाइट दोबारा से रीलोड होगी। ठीक है। सपोज मान लो वेदर रिपोर्ट चेंज हुई तो पूरी वेबसाइट दोबारा से रीलोड होगी और नया वेदर रिपोर्ट वहां पे दिखाई देगा। बट इफ आई एम यूजिंग द एजेक्स तो क्या होगा, जिस एरिया के अंदर मेरे पूरे पेज के जिस एरिया के अंदर वेदर फोरकास्ट दिख रहा है सिर्फ वही वाला एरिया रिफ्रेश होगा एक तरह से। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय वेब 2.0 आर एज फॉलोइंग, जो कि हम लोग देखते हैं, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, सोशल बुक मार्किंग हो गया, विकीज हो गया, एनसाइक्लोपीडियाज हो गया, डिक्शनरी, एडवांस गेमिंग। सो जितना भी जैसे यूज करते हैं हम लोग, जैसे फेसबुक है, ये काफी सारे इंटरेक्टिव हैं। तो ये सब जो है वेब 2.0 टेक्नोलॉजी के अंडर आ रहे हैं। ठीक है। सो इफ अगर आपको वेब 2.0 के ऊपर छोटा सा शॉर्ट नोट्स लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्किंग। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल चैप्टर इन your 12th syllabus. The weightage of this chapter is basically 10 marks, right? So आपको इस चैप्टर में जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, बिकॉज पेपर में आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, वो एक तरह से सपोज मान लीजिए दैट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इस तरह से नहीं आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये बताओ, या कभी कभार कुछ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे एक बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ है एक्सप्लेन अबाउट द वेब 2.0, इसके बारे में एज इट इज आया हुआ है। ठीक है। सो आपको यहाँ पे जो जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कंसेप्ट थॉरोली। आपको पता होना चाहिए कि यार ये कंसेप्ट है क्या चीज। ओके। सो दैट व्हेन यू गेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट, तो आप आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये जो सिचुएशन बेस्ड मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है जी। सो नेटवर्किंग के अंदर बेसिकली इतना ही सब कुछ था। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट द पोर्शन ऑफ द नेटवर्किंग इज डिवाइडेड इनटू 10 मार्क्स। ठीक। सो आपको पेपर के अंदर नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से है, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल कि हाँ कैसे आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया
that a Sunrise Private Limited is setting up the network in Ahmedabad. There are 4 departments named as marketing, fund, legal department and their sales department. So these are the 4 departments of that company, or these all 4 departments are set in Ahmedabad. ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, दैट मार्केटिंग और फंड डिपार्टमेंट के बीच में 80 मीटर का गैप है, मार्केटिंग एंड लीगल डिपार्टमेंट के बीच में इतना गैप है. सो हर डिपार्टमेंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू. ठीक है, ओवर हियर. एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द बिल्डिंग, आपको यहाँ पे हर बिल्डिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो सब आपको दे रखे हैं. सो दिस इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, आपको ऐसे 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. ठीक है, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इज गिवन टू यू. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको इसको सॉर्ट आउट करना है. तो कैसे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, जरा इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे. सो मैं आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसको एक्सप्लेन करूंगा. नाउ सो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, दैट इज सजेस्ट अ केबल लेआउट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड स्पेसिफाइड टोपोलॉजी ऑल्सो. ठीक है जी. सो और ये क्वेश्चन तो एक आ गया कि आपको एक लेआउट सेट करना है. ठीक है, कि कैसे आप इन चारों डिपार्टमेंट्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे. और वंस जब कनेक्शन आप स्टैब्लिश कर लेंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये कनेक्शन कौन सी टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अच्छा जरा पहले यहां सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं. सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू प्लेस द सर्वर विथ सुटेबल रीजन. ठीक है, अब हमें इनको सॉर्ट आउट करना है. ठीक है, सो यहां पे आंसर नंबर 1 हमने सॉल्व करके देना है. अच्छा, डायग्राम बनाना है, सो आई विल जस्ट लेफ्ट सम स्पेस फॉर इट, और यहां से मैं आंसर नंबर 2 को लिखता हूं. सो मेरे को आंसर नंबर 2 जो दे रखा था, सबसे पहले वो देख लेते हैं. आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को ये पूछा गया था कि मुझे मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग बतानी है, बिकॉज देयर आर 4 बिल्डिंग्स, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड द सेल्स डिपार्टमेंट. सो आउट ऑफ दीज 4 बिल्डिंग्स सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू प्लेस द सर्वर विद द सुटेबल रीजन. अब वो कहता है कि इन चारों बिल्डिंग्स में से सब कौन सी बिल्डिंग में सर्वर कंप्यूटर, जो मेन इस कंपनी का मेन सर्वर होगा, वो कौन सी बिल्डिंग में रखा जाना चाहिए. सो फॉर दैट यू हैव टू सी कि भाई what are the about the number of computers in each building. So you can see that marketing department में 20 computers हैं, legal में we have 18 computers, function department में we have 8 and the sales department has 42 computers. So इन चारों में से सबसे ज्यादा number of computers किसके पास हैं? You can see the maximum number of computers with sales department. So जिस building के अंदर maximum number of computers होंगे, हम सर्वर को उसी बिल्डिंग में रखेंगे, क्योंकि उससे फायदा है ना, जितने ज्यादा कंप्यूटर्स को उस बिल्डिंग में होंगे तो सर्वर वहां पे अगर होगा तो वो उतने ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकेंगे ना. सो द आंसर इज दैट सबसे ज्यादा सेल्स डिपार्टमेंट में. सो सेल्स डिपार्टमेंट इज मोस्ट suited for placing the server. ठीक है, and now you have to write the reason also, because it has maximum number of computers. So why we have chosen sales department for setting the server? Because it has maximum number of computers, right? So हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन की भी जहां पे हमें बोला हुआ है कि वी हैव टू सेट अ केबल लेआउट. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने किस तरह से करना है. 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैंने चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉक्स बना लिया. दिस इज पहले को रिप्रेजेंट, ये सेकेंड एक हम यहां पे बना देंगे एंड द नेक्स्ट वन हम लोग यहां पे बना लेते हैं. ठीक है, सो हमने सारे डिपार्टमेंट्स बना लिए. लेट्स गिव द नेम टू देम. पहला है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहां पे इसको दे दिया MKT डिपार्टमेंट. ओके, और मार्केटिंग के बाद देन द नेक्स्ट इज लीगल. सो यहां पे हमने नाम दे दिया LEGL लीगल डिपार्टमेंट. देन फंक्शन डिपार्टमेंट, सो वी हैव गिवन दिस नेम एज फंक्शनल डिपार्टमेंट. ठीक है,
एंड द लास्ट वन इज बेसिकली द सेल्स डिपार्टमेंट. सो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट दिस वन इज द सेल्स डिपार्टमेंट. अच्छा, एक चीज देखो, सर्वर हमने कहाँ रखना है, सेल्स डिपार्टमेंट में रखना है ना, तो यहां पे मैं अंदर एक चीज लिख देता हूं कि भाई यहां पे सर्वर पड़ा हुआ है. ठीक है, सो जैसे कि मुझे पता लग जाएगा कि यस इन दिस डायग्राम सर्वर इज प्लेस्ड इन द सेल्स डिपार्टमेंट. ठीक है, नाउ आफ्टर क्रिएटिंग दीज बॉक्सेस व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, अब आप ना सबके डिस्टेंसेस को पहले मार्क कर लीजिए. दैट इज मार्केटिंग से लेकर फंक्शन डिपार्टमेंट का डिस्टेंस है 80 मीटर. ठीक है, सो आपने पेंसिल से बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ठीक, ये हो गया. और साथ ही साथ आप यहाँ पे लिख भी दो कि भैया कितने मीटर का डिस्टेंस है, दिस इज 80 मीटर डिस्टेंस. ठीक है जी. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज गिवन मार्केटिंग टू लीगल डिपार्टमेंट 180 मीटर. सो मार्केटिंग टू लीगल दिस वन इज 180 मीटर. ओके, सो मैंने एक पेंसिल से लाइन यहाँ पे भी खींच दूंगा. ओके, और यहाँ पे साथ में एंट्री भी चढ़ा दूंगा दैट दिस इज 180 मीटर. ओके, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट जाऊंगा मैं यहाँ पे, अब दे रखा मार्केटिंग टू सेल्स 100 मीटर. सो मार्केटिंग से सेल्स का डिस्टेंस जो है दैट इज बेसिकली 100 मीटर. सो एक लाइन यहाँ पे भी आप लोगों ने खींच लेनी है. ओके, एंड जस्ट राइट द डिस्टेंस ओवर हेयर ऑल्सो कि भैया यहाँ पे द डिस्टेंस इज बेसिकली 100 मीटर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लीगल टू सेल्स 150 मीटर. सो लीगल टू सेल्स. ओके, so the next line is from legal to sales and the distance is basically I think it's 150 meter. Okay, so हमने अब यहाँ पे चूज किया and just written over here 150 meter. Okay, so legal to sales का भी आ गया 150 meter and after that legal to functional is basically 100 meter. So this distance is from legal to functional basically it is 100 meter. So यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं that is 100 meter. Okay, and after that functional to sales 50 meter. This is functional to sales. This is 50 meter. ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास इतना. ये हमने पहले आपने बॉक्स बना के पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, नाउ अब आपने देखो बताना क्या है यहाँ पे कि सपोज मैं एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मुझे चारों बिल्डिंग्स का डिस्टेंस पता लग गया. अब मेरा काम क्या है कि इन चारों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है. अब इन चारों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए मैं एक अप्रोप्रिएट लेआउट सेट करूंगा कि हाँ भाई मैं कहां से कहां पे तार, किस बिल्डिंग से किस बिल्डिंग तक तार बिछाऊं. तो देखो सबसे पहली चीज आप ये देखो कि सर्वर कौन सी सिस्टम में पड़ा हुआ है. सर्वर है सेल्स डिपार्टमेंट में. ठीक है, और हमें पता है सारी इंफॉर्मेशन कहां पे होगी, सर्वर में होगी. तो ऑब्वियसली जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सर्वर मशीन से ही कनेक्ट हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा. तो देखो सबसे पहले मैंने देखा यार फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है ये सर्वर ये सेल्स डिपार्टमेंट से कितनी दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे अगर डायरेक्ट जाएं. अगर किसी और मीडियम से जाऊंगा या मार्केटिंग से जाऊंगा तो यार 80 इधर और 100 इधर, 180 मीटर का डिस्टेंस रहेगा. अगर मैं लीगल से जाऊंगा तो 100 इधर और 150 है तो 250 मीटर जाएगा. तो मैंने कहा भाई इसके लिए ये 50 मीटर वाला डिस्टेंस ओके है. तो मैंने कहा कि यार चलो जी फंक्शन डिपार्टमेंट तो ये 50 मीटर वाली लाइन से ही कनेक्ट हो जाएगा. तो मैं अब क्या करूंगा, सेल्स डिपार्टमेंट और फंक्शन डिपार्टमेंट के बीच में वायर बिछा दूंगा. अब उसके बाद रह गए हमारे मार्केटिंग और लीगल डिपार्टमेंट. सो मैंने लीगल डिपार्टमेंट का देखा पहले भी, ये सेल्स डिपार्टमेंट से 80 मीटर के डिस्टेंस पे है. ठीक है, अच्छा अगर मैं डायरेक्ट इसको कनेक्ट करूंगा तो मुझे 80 मीटर की वायर लगेगी. लेकिन अगर मैं किसी और रूट से जाता हूं तो जैसे मान लो अगर मैं फंड डिपार्टमेंट की तरफ से जाऊंगा तो 100 पहले इधर और 50 पहले इधर, फिर 150 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा लीगल डिपार्टमेंट को. और अगर मार्केटिंग से आएगा तो यार 180 और 100 इधर 280 हो जाएगा. नहीं भाई, सो यहां पे 80 मीटर वाला जो डिस्टेंस है यानी कि जो लीगल और सेल्स है उनमें डायरेक्ट वायर बिछा दूंगा मैं. ठीक है, अच्छा अब रह गए, अब मार्केटिंग रह गया. अब मार्केटिंग अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहां करता हूं तो 100 मीटर का डिस्टेंस पड़ता है. लेकिन अगर किसी और के थ्रू करूंगा तो लीगल से तो पहले ही 180 मीटर पड़ जाएगा. और अगर सपोज मान लो मैं यहां से इधर से करता हूं, क्या नाम है, ये फंड डिपार्टमेंट से इसको अगर कनेक्ट करता हूं, एक मिनट, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हमसे.
एक मिनट, आई थिंक ये 80 मीटर का जो डिस्टेंस है ये मार्केटिंग टू फंक का है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो है 150 मीटर। सो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये 80 मीटर हमारा मार्केटिंग से फंक्शनल डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम, अच्छा अब जरा लीगल डिपार्टमेंट को हमने कनेक्ट करना है, तो सोचेंगे किस तरह से हो सकता है, या मार्केटिंग को करना है। अब देखो मार्केटिंग का सेल्स के साथ डायरेक्ट में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। अगर तुम डायरेक्टली देखो तो 100 मीटर का डिस्टेंस है। हम कहते हैं कोई और अल्टरनेटिव रूट है जिसमें 100 मीटर से कम डिस्टेंस हो, तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं लीगल के थ्रू जाऊंगा तो पहले 180 मीटर तो पहले ही ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर फंक्शनल के डिपार्टमेंट के थ्रू भी जाता हूं तो पहले 80 मीटर ये हो जाएगा और 50 मीटर ये, यार ये तो 130 मीटर हो जाएगा, जबकि डायरेक्ट ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मार्केटिंग और सेल्स के बीच में डायरेक्ट 100 मीटर की एक वायर बिछा दूंगा यहां पे। तो चलो अब हमारा ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी हो गया, फंक्शनल डिपार्टमेंट भी हो गया, अब रह गया लीगल डिपार्टमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, लीगल डिपार्टमेंट का यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, 150 मीटर, ठीक है। लीगल डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट के से कितना डिस्टेंस है, 150 मीटर। अब मैंने कहा चलो और कोई अल्टरनेटिव रूट देखूं। अगर मैं सपोज मार्केटिंग के थ्रू करता हूं तो ये तो 180 मीटर पहले ही यहां से यहां जाना पड़ेगा, ये तो वैसे ही लंबा हो गया, इसको छोड़ दो। अच्छा मैंने देखा यार, अगर मैं सपोज यहां पहले फंक्शनल डिपार्टमेंट पे जाता हूं तो 100 मीटर, और फिर ये यहां से डेटा मेरा यहां जाएगा तो 50 मीटर। तो यानी कि अगर लीगल डिपार्टमेंट जो है, अगर थ्रू फंड डिपार्टमेंट अगर जाता है यहां पे, तो 100 और 50 150 मीटर का डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पे ये आ गई कि भाई इधर से भी 150 है और इधर से भी 150 है, तो भैया कौन सा 150 सेलेक्ट करूं मैं। तो अब देखो यहां पे क्या है कि अब दोनों जगह सेम डिस्टेंस है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि भाई अब मेरे सामने, पहले तो मैं ये देख रहा था कि सर्वर से कम डिस्टेंस कौन सी जगह से था, तो जहां से भी सर्वर तक पहुंचने का कम डिस्टेंस था मैंने वो वाला रूट सेट किया कि भाई हाँ भाई इस बिल्डिंग को मैं सर्वर से इस रूट से कनेक्ट करूंगा। अच्छा अब यहां पे हमारे सामने 2 रूट आ रहे हैं लीगल डिपार्टमेंट के लिए, और दोनों ही 150 मीटर के बन रहे हैं। तो अब जब 2 रास्ते हो और दोनों रास्तों में सेम डिस्टेंस हो रहा हो, तब कौन सा रास्ता आप चूज करेंगे, कौन सा वे चूज करेंगे। अब देखिए उस केस में सबसे बेस्ट क्या होगा कि अब आप ये देखो कि वायर कहां पे आपकी बच रही है। अब आप ये देखो कि वायर अब आपकी कहां पे सेव हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं सीधा यहां से लीगल से सेल्स से तार बिछाऊं तो 150 मीटर की तार लगेगी मेरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं फंक्शनल डिपार्टमेंट के थ्रू जाता हूं, अब देखो 50 मीटर की तार तो ऑलरेडी इन्होंने पहले से बिछा रखी होगी, वो तो फंक्शनल सेल्स को जोड़ने के लिए तो 50 मीटर की तार ऑलरेडी पहले से ही है। तो अगर मैं ये वाला रूट चूज करता हूं तो मुझे सिर्फ 100 मीटर की तार और एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, बाकी 50 तो ऑलरेडी पहले से सेट हो रखी है। लेकिन अगर मैं ये यूज करूंगा तो 150 पूरी नई तार बिछानी पड़ेगी मुझे। सो ऑब्वियसली इस केस में मुझे बेस्ट कौन सा लग रहा है, मुझे ये 100 मीटर वाला ही बेस्ट लग रहा है, ठीक है। सो आपने ये देख लिया कि हाँ भी कहां से किसको कनेक्ट करना है। अब उसके बाद आप एक रबड़ लीजिए, ठीक है, और जोन सी लाइनें अब आपके यूज की नहीं है आप उसको उससे मिटा दीजिए, ठीक है जी। सो ये अब ये वाला रूट हमने यूज करना नहीं तो इसको भी हटा दिया हमने। ये 150 वाला ये भी रूट हम यूज नहीं कर रहे तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको मिटा दिया, आप पेंसिल से लिखोगे अपने रबड़ से मिटा देना सारा, ठीक है। और ये वाला भी हम मिटा देते हैं इधर से सारा कुछ, चलिए ठीक है। सो हमारी जो लाइनें यूज नहीं हो रही थी वो फिर हम लोगों ने मिटा देनी है, ठीक है। तो ये आपका केबल लेआउट बन गया, ठीक जी। तो इस तरह से आपको केबल लेआउट बनाना है। पहले आप सारी लाइनें बना लो, सबके डिस्टेंस लिख लो, फिर आप ये देखो कि भाई जो सर्वर है आपका उससे बाकी सारी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है। पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है कि कम डिस्टेंस कहां पे पड़ रहा है, पहले आपने लोएस्ट डिस्टेंस को देखना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी बिल्डिंग को कनेक्ट करते हुए सर्वर बिल्डिंग से अगर 2 रूट्स निकल के आते हैं और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तब आप ये देखोगे केबल किसमें कम लग रही है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये केबल लेआउट बन गया। अब उसने एक और चीज पूछी थी हमसे कि कौन सी टोपोलॉजी होगा ये रेफर कर रहा है, तो ये कौन सी टोपोलॉजी को रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है यहाँ पे बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस में एक लीनियर वे में सारे कनेक्टेड होते हैं ना। सो हम लिख सकते हैं इट रेफर्स टू
बस टोपोलॉजी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं जो भी आपने अभी तक नॉलेज गेन करी है देखो सब जगह इस जगह पे यूज हो रही है हमारी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ मॉडेम और हब और स्विच इन द नेटवर्क। सो अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया कि भैया आपको अब ये बताना है कि आप इस नेटवर्क में मॉडेम कहां पे रखेंगे और हब और स्विच ये कहां पे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट आते हैं हम लोग मॉडेम। अच्छा देखो मॉडेम डिवाइस याद है हम लोगों को किस काम के लिए यूज करते थे। मॉडेम मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर में लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान से रखना कि अगर इंटरनेट का कनेक्शन मैंने सर्वर पे लगा दिया तो उसके जितने भी इससे कनेक्टेड कंप्यूटर है सब में इंटरनेट आ सकता है। ठीक है, यानी कि सर्वर मशीन पे अगर इंटरनेट लगता है तो सब पे उसके जितने भी कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं सब इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा सर्वर हमारा कहां पे रखा हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट में रखा हुआ है ना, तो ऑब्वियसली मॉडेम हमें कहां पे प्लेस करना चाहिए, वहां पे जहां पे सर्वर है। तो हम मॉडेम लिख देंगे, इट शुड बी प्लेस्ड इन सेल्स डिपार्टमेंट बिकॉज सेल्स डिपार्टमेंट कंटेन्स द सर्वर। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या कंटेन करता है, सर्वर कंटेन कर रहा है, इसलिए ये वहीं पे प्लेस होना चाहिए। नाउ सेकंड हमें यहां पे क्या दे रखा है, सेकंड उन्होंने पूछा कि हब और स्विच कहां पे लगाएंगे। अच्छा देखो हब और स्विच नाम का जो डिवाइस है इसका मेन पर्पस होता क्या है, इसका मेन पर्पस होता है कि नेटवर्क में जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करना। अच्छा अब यहां पे देखो, यहां पे तो हर बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स है ना, जैसे देखो मार्केटिंग में 20 हैं, लीगल में 10 हैं, फंक्शनल में 8 हैं, सेल्स में 42 हैं। तो भैया यहाँ मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में भी मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, लीगल में, फंक्शनल में, सब में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। तो हब और स्विच का काम क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना ना। तो ये जो हब और स्विच है ये तो भैया हर बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट होंगे, क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और उन मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए तो हब और स्विच रिक्वायर्ड होगा ही होगा। सो हम लिख सकते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन ईच of the building because they are used to connect multiple computers together। ठीक है, they are used to connect multiple computers together। ठीक है, सो थर्ड का आंसर ये आ गया हमारे पास। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक्स इट सेल्स काउंटर सिचुएटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द सेम सिटी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन वैन मैन विल बी फॉर्म्ड एंड जस्टिफाइड। अब वो कहता है कि भाई देखो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लान कर रही है, टू लिंक्स इट सेल्स काउंटर सिचुएटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेम सिटी। अब सपोज सेल्स काउंटर है एक ही सिटी के अंदर, उसके बड़े डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे सेल्स काउंटर है, वो उन सबको आपस में कनेक्ट करना चाहती है। तो अगर वो उनको कनेक्ट करती है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, लैन वैन मैन किस में आएगा। अब देखो यहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि यहां पे इन्होंने लिखा है वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेम सिटी। जब सेम सिटी में आपने कनेक्ट करना होता है तो किस टाइप का नेटवर्क होता है, वो होता है मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, सो इसका आंसर जो हम लिख देंगे फोर्थ का वो ये रहेगा कि भाई इट कम्स under man because various sales counter which is to be connected are present in the same city। ठीक है, it comes under man because various sales counters which is to be connected are present in the same city। ठीक है, so just आपका ये 4 आंसर हैं, दिस इज ये क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स का। सो एज इट इज आपको इसको सॉर्ट आउट करके लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है, आंसर आप ये देख सकते हैं सारा। नाउ लेट्स मूव टू सम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गए यहाँ पे ये
कि विद्या फॉर ऑल इज एन एजुकेशनल एनजीओ. इट इज सेटिंग अप अ न्यू कैंपस एट जयपुर फॉर इट्स वेब बेस्ड एक्टिविटीज. द कैंपस हैज 4 बिल्डिंग्स. ये 4 बिल्डिंग दे रखी हैं. वही सबके डिस्टेंसेस भी दे रखे हैं, सबके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दे रखे हैं. सो अब हमें वही सब कुछ काम करना है. तो लेट्स डू इट क्विकली. ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं यहां से. सो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देखें क्या है हमारे पास यहाँ पे. सजेस्ट अ केबल लेआउट फॉर द कनेक्शन. तो ठीक है, एक तो केबल लेआउट का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में. नाउ आफ्टर दैट द सेकंड क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज सेकंड क्वेश्चन क्या है. सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस एनजीओ. ऑल्सो प्रोवाइड अ सुटेबल रीजन फॉर इट. सो आप देख सकते हैं कि भैया सर्वर कौन सी बिल्डिंग पे डालना है. तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ कंप्यूटर देखिए. मेन में 15 है, रिसोर्स बिल्डिंग में 25 है, ट्रेनिंग बिल्डिंग में 250 है. सो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग बिल्डिंग में ही है. तो आप लिख सकते हैं कि भाई ट्रेनिंग बिल्डिंग इज मोस्ट suitable to house the server because it has maximum number of computers. Because you have to write the reason also. ठीक है, तो वो लिख दिया हमने. Now next है suggest the placement of the following device with justification. अच्छा, बाकी चीजों के ऊपर ना हम लोग बाद में आते हैं. पहले सर्वर हो गया. अब सबसे पहला काम हमारा जो है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट करने का. देन वी विल मूव टू द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे 4 बिल्डिंग्स हैं, मेन, ट्रेनिंग, रिसोर्स एंड अकाउंट्स. तो पहले बनाना शुरू कर देते हैं बॉक्स अपने. सो ये बना दिया हमने एक मेन के लिए, एक दूसरी बिल्डिंग, देन द थर्ड वन एंड देन द फोर्थ वन. ठीक है, चारों बिल्डिंग्स के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया. सो लाओ अब इसके नाम लिख देते हैं. ये हमारी है मेन बिल्डिंग. ठीक है, सो दिस वन इज द मेन बिल्डिंग. देन यहाँ पे ये आ रही है हमारी, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेनिंग बिल्डिंग. ठीक है, एंड आफ्टर ट्रेनिंग ये रिसोर्स बिल्डिंग हो गई हमारी. सो दिस वन इज द रिसोर्स एंड लास्ट वन इज द अकाउंट्स बिल्डिंग. ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये अकाउंट्स बिल्डिंग लिख दिया. अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, पहले डिस्टेंसेस सबके मार्क कर लो. मेन से रिसोर्स है 120 मीटर. सो मेन से रिसोर्स है, सपोज मैं अभी ऐसे फटाफट लाइन बना देता हूं. मेन से रिसोर्स दिख रहा है हमें एंड द डिस्टेंस इज बेसिकली 120 मीटर. ठीक है, देन उसके बाद मेन से ट्रेनिंग है 40 मीटर. ये मेन से ट्रेनिंग वाला जो चल रहा है दैट इज 40 मीटर. तो मेन से ये ट्रेनिंग आ गया एंड द डिस्टेंस इज बेसिकली 40 मीटर. ठीक है, अच्छा उसके बाद देखेंगे मेन से अकाउंट्स 135. मेन से अकाउंट्स ये रहा. सो मेन से ये अकाउंट्स क्रिएट कर दिया हमने एंड डिस्टेंस लिख देते हैं. यहां थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं 135 मीटर, ताकि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी वैसी प्रॉब्लम ना हो. अच्छा, रिसोर्स से ट्रेनिंग है 125. रिसोर्स से ट्रेनिंग है, ये रिसोर्स से ट्रेनिंग है दैट इज 125. तो यहां लिख देते हैं हम लोग 125 मीटर. ठीक है, और उसके बाद है रिसोर्स से अकाउंट 45. ये रिसोर्स है, रिसोर्स से अकाउंट 45 करना है. सो रिसोर्स से अकाउंट्स हो गया. ये हमारा कितना दे रखा है, दैट इज 45 मीटर. ठीक है, रिसोर्स से अकाउंट हो गया एंड देन लास्ट है ट्रेनिंग से अकाउंट 110. सो ये ट्रेनिंग से अकाउंट है हमारे पास 110 मीटर. ठीक है, तो ये भी हमने मार्क कर लिया और लिख देते हैं कि हाँ भाई ये डिस्टेंस हमारे पास है 110 मीटर. ठीक, अब लेआउट सेट करना. सबसे पहले देखो सर्वर कहाँ पे है, ट्रेनिंग बिल्डिंग. ट्रेनिंग बिल्डिंग यानी यहाँ, तो सर्वर आपका यहाँ मौजूद है. ठीक है जी, तो अब हमारा काम क्या है कि भाई मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरा मेन टारगेट क्या रहेगा, फोकस, कि सारी बिल्डिंग्स को उस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करूं जो सर्वर कंटेन कर रही है और कम से कम डिस्टेंस पे. तो देखो सबसे पहले मेन बिल्डिंग, देखो मेन और सर्वर के बीच में 40 मीटर का डिस्टेंस है और आपको देखकर ही पता लग रहा है कि और किसी रूट से अगर जाएगा तो ज्यादा ही डिस्टेंस पड़ेगा. सो भाई एक तो ये वाला डिस्टेंस हमारा फाइनलाइज हो गया कि हाँ भाई मेन का हो गया कि मेन तो सीधा ट्रेनिंग वाले से 40 मीटर के डिस्टेंस में कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा, आफ्टर दैट अब उसके बाद रह गया मेरे पास ये रिसोर्स है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है.
अच्छा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखा यार, अगर डायरेक्टली जाता हूं तो 110 मीटर पड़ेगा, अगर रिसोर्स के द्वारा जाता हूं तो पहले ये 45 और फिर 125, ये तो ज्यादा हो जाएगा, और यहां से भी अगर मेन के थ्रू भी जाऊंगा तो पहले ही 135 है, सो ऑब्वियसली इसके लिए भी 110 वाला सही है। तो अकाउंट्स के लिए भी हो गया कि हाँ भी 110 डायरेक्टली रूट से कनेक्ट कर देंगे। नाउ अब इधर आते हैं रिसोर्स में। अब देखो रिसोर्स वाला वो 125 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है जी। अच्छा, अगर वो मेन के थ्रू जाएगा तो पहले उसको 120 और ये 40 160 हो जाएगा। अच्छा, अगर वो अकाउंट्स के थ्रू जाएगा तो 45 ये और 110 ये, तो ये टोटल इसका कितना बन जाएगा, दैट इज 155, वो तो और ज्यादा हो गया। सो ऑब्वियसली इसके लिए 125 वाला डिस्टेंस ही बेस्ट है, ठीक है। सो ये सबके पाथ सेट हो गए कि हाँ भाई जो सर्वर वाली बिल्डिंग से नियरेस्ट डिस्टेंस हर बिल्डिंग का जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा वाले हैं जितने भी हैं उन सबको आपने क्या कर देना है, मिटा देना है, ठीक है। क्योंकि भाई अब उनकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं ना, वो हमें पता लग गया वो लॉन्गेस्ट रूट है, तो मैं वो सारे रूट अब हटा दूंगा, ठीक है। सो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे कुछ, और ये भी आई थिंक शायद नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। तो ये देखो, ये मैंने सारे जो एक्स्ट्रा आ रहे थे सारे मिटा दिए, ठीक है। जौन जौन से मुझे चाहिए थे मैंने सिर्फ वही रखा। सो नाउ माय नेटवर्क इज रेडी। अच्छा, ये अगर कोई पूछे कि भैया कौन सी टोपोलॉजी के अंडर आ रहा है, तो आप बता सकते हैं एक सर्वर है और बाकी सारे देखो उससे कनेक्टेड है ना, तो ये कौन सी टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अभी तक आपने नेटवर्किंग में जो जो मेन मेन कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब का निचोड़ यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन रिपीटर एंड हब और स्विच। सो अब थर्ड आंसर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई अब बताना है कि रिपीटर कहाँ लगेगा और हब और स्विच कहाँ लगेंगे। तो फर्स्ट हमने बताना है कि भाई रिपीटर कहाँ लगेगा। अब देखो रिपीटर के लिए आप एक चीज ध्यान से देख लो, रिपीटर आप वहां पे प्लेस करो जहां पे आपको डिस्टेंस 70 मीटर से अबव लग रहा है, और आपको दिख रहा है कि भैया मेन और ट्रेनिंग वाले में तो 40 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन रिसोर्स और ट्रेनिंग और अकाउंट्स और ट्रेनिंग के बीच में 70 मीटर से ऊपर का डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। सो आप लिख देंगे कि भाई इट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, कॉमा अकाउंट्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। रीजन बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन these buildings is more than 70 मीटर, ठीक है। 70 मीटर से अबव का डिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि भैया वो हब और स्विच कहाँ पे प्लेस करना है, तो वो मैं आपको पता ही है कि हब और स्विच किस काम के लिए होते हैं, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए होते हैं, और सो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हर बिल्डिंग के अंदर है। तो आप लिख सकते हैं हब स्लैश switch is required in every building because they are used to connect multiple computers, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जो इसका फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है। सो लेट्स सी कि भी फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया हमसे। कह रहा है द एनजीओ इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स इंटरनेशनल ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली। तो ये कैंपस तो जयपुर में है, ठीक है। अब अपना वो ये जो कंपनी है अपना एक ऑफिस दिल्ली में सेट करना चाहती है। सो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वायर्ड कम्युनिकेशन लिंक्स विल यू सजेस्ट फॉर वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी। अच्छा देखो, अब सपोज जहां पे भी बात आ जाती है ना हाई स्पीड कनेक्टिविटी की, वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी की, सो वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट प्रोवाइड करता है। सो जब कभी आपके पास बात आ जाए हाई स्पीड कनेक्टिविटी की, तो वहां पे आप क्या आंसर लिखेंगे, यू विल राइट द आंसर एज ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो ऑप्टिकल फाइबर केबल is best wired medium
फॉर वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी। ठीक है, वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए हम लोग वी विल यूज द ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो ये 4 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए एंड यू कैन सी दैट कि भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से हो गया। सो देखो नेटवर्किंग जो जैसे मैंने बोला कि आपके लिए बहुत मार्क्स गेनिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये आना ही आना है जिसमें आपने डायग्राम बनाओगे एंड आफ्टर दैट जो रेस्ट ऑफ द मार्क्स जो है वो जो जितना भी थ्योरिकल टॉपिक्स आपने पढ़ा है उससे बेस्ड आता है, बट वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, सो दैट्स ऑल इन द नेटवर्किंग चैप्टर। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट मैं इस वीडियो के साथ अपलोड कर रहा हूं। सो आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एंड इन केस अगर आपको किसी पर्टिकुलर केस में उसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है देन यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।